हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपके जो 12th क्लास का अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 36। इसके अंदर हम पीछे की वीडियो में पढ़ रहे थे जीन विनिमय के बारे में, जिसका हमने पढ़ा था कि भी सहलग्नता है वो किस कारण से होती है। तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक आगे पढ़ा था कि जीन विनिमय के कारण क्या होते हैं, जो पुनर्योगज होते हैं या जो नए संयोग होते हैं वो क्या होते हैं, अगली पीढ़ियों के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो उस जीन विनिमय के कुछ महत्व आते हैं आगे कि जीन विनिमय का महत्व, जीन विनिमय महत्व। ठीक है भाई, क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर क्या होता है, पहले देखिए कि क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी फेज में होता है भाई, प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, पैकेटिन अवस्था के अंदर होता है प्रोफेज फर्स्ट की। ये तो होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। तो ये समजात गुणसूत्र किसमें होता है भी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। ठीक है भाई, समजात गुणसूत्र नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब अपभगनी जो सिरे होते हैं उनके मध्य। देखिए ये क्या है, इसके अंदर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है भाई, एक गुणसूत्र की ये दोनों तो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों मतलब अलग अलग गुणसूत्रों की जो अलग अलग क्रोमेटिड है ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है भाई, तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है इनके मध्य क्या होता है, खंडों का आदान प्रदान होता है। देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का क्या होता है, आदान प्रदान, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होना, खंडों का आदान प्रदान होना। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट एक आपका टॉपिक और जुड़ता है कि एक बार में एक गुणसूत्र में युग्मक में कितने बिंदुओं पर जीन विनिमय की क्रिया होती है, गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। मतलब गुणसूत्र की लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा कि भी एक बार में दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य कितने स्थान पर जीन विनिमय होगा। ठीक है भाई, और इसके अंदर गुणसूत्र की अगर लंबाई अधिक होगी तो जीन विनिमय की प्रतिशतता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए गुणसूत्र की लंबाई बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर की जो प्रतिशतता होती है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रतिशतता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है भाई, मतलब अधिक स्थानों पर फिर जीन विनिमय होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। आगे इसके अंदर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि गुणसूत्रों पर जीनों की एक दूसरे से दूरी जीन विनिमय की प्रायिकता को बताती है। मतलब जीनों के मध्य अधिक दूरी प्रायिकता को अधिक तथा जीनों के मध्य कम दूरी प्रायिकता को क्या करती है, कम करती है। मतलब मान लीजिए ये अपने क्या है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य अगर हम क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। मान लीजिए अगर एक जीन यहाँ पर है, ये दो जीन जब पास पास है, मतलब इन दोनों जीनों के पास पास, मतलब जीन अगर अधिक पास होंगे गुणसूत्र के ऊपर है तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब जितने पास रहेंगे क्रॉसिंग ओवर उतना ही क्या होगा, कम होगा। और मान लीजिए एक गुणसूत्र पर एक जीन यहाँ पर और एक जीन यहाँ पर है, तो इन दोनों के मध्य जीन विनिमय होने की क्या रहती है, प्रतिशतता बढ़ जाती है। ठीक है भाई, मतलब जीन विनिमय की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने सहलग्नता के अंदर भी क्या देखा था कि जो जीन होते हैं वो अगर अधिक पास है तो क्या होंगे, अधिक सहलग्न कहलाएंगे। अगर उनकी दूरी बढ़ जाती है तो सहलग्नता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है भाई, मान लीजिए अगर जीन पास पास है तो मान लीजिए ये जीन ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है, फिर डी है अपना मान लीजिए, फिर यहाँ पर मान लीजिए ई है, एफ जी एच। अब मान लीजिए ए और जी के मध्य अगर हम देखें जीन विनिमय होने की घटना, तो ए व जी के मध्य क्या हो सकती है, जीन विनिमय हो सकता है, क्योंकि इनकी दूरी क्या है, अधिक है। परंतु अगर आप बात करें भी ए और बी,
ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, जीन विनिमय मतलब हो जाए, इनका क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो ये संभव नहीं है, इनका क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये एक ही गुणसूत्र में क्या होंगे, बने हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी जीन विनिमय का महत्व। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका लिंग सहलग्न वंशागति। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिंग सहलग्न वंशागति। नेक्स्ट टॉपिक अपना लिंग सहलग्न वंशागति। ठीक है, तो लिंग सहलग्न वंशागति के अंदर देखिए कि आपने देखा मनुष्य के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो कौन से गुणसूत्र जो क्या करते हैं, दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। और एक इस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, लिंग लक्षणों का मतलब लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसके मुद्दे देखिए, पहला था अपना कौन सा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, जिसे हम क्या था, एलिंग गुणसूत्र। दूसरा था अपना सेक्स क्रोमोसोम, ये था अपना लिंग गुणसूत्र। अब देखिए ये मान लीजिए अपना क्या है, एक जोड़ा है जो क्या है अपना ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, मान लीजिए 1 नंबर जोड़ा है। ठीक है, और ये मान लीजिए अपना 23 नंबर जोड़ा है जो लास्ट का, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जो जीन इस पर उपस्थित होंगे, इस पर जो जीन उपस्थित होंगे, कायिक गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित होंगे, वो जीन क्या करेंगे, देह के विभिन्न कायिक लक्षणों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जैसे आंख का रंग, बालों का रंग। ठीक है भाई, तो ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अपने जो दैहिक लक्षण होते हैं उनका निर्धारण कौन से जीन करते हैं, जो किस पर उपस्थित होते हैं, अपने ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। वो जीन क्या करते हैं, दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने सेक्स क्रोमोसोम की खोज की तो वैज्ञानिकों को शुरुआत में इतना ही पता था कि ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। मतलब आगे चलकर लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं कौन से क्रोमोसोम है, जो अपने सेक्स क्रोमोसोम है। परंतु जैसे जैसे आनुवांशिकी का विकास हुआ तो वैज्ञानिकों का पता चला कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर कुछ जीन ऐसे उपस्थित होते हैं जो लिंग निर्धारण के साथ साथ दैहिक लक्षणों का भी क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर क्या होते हैं, लिंग सहलग्न वंशागति के अंदर हम क्या कहेंगे कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन क्या करते हैं, लिंग निर्धारण के साथ, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित कुछ जीन क्या करते हैं, दैहिक लक्षणों का भी क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। दैहिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। तो देखिए, अगर आप इसकी अच्छे से परिभाषा देखना चाहें तो इसके अंदर देखिए, ऐसे लक्षण जिनके जीन किस पर उपस्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, वंशागत होते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। तथा इन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, लिंग सहलग्न वंशागति कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे जीन जो किस पर उपस्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, जो दैहिक लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। उन जीनों को हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षण लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। और इन लक्षणों की वंशागति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। इसके अंदर देखिए कि जो अपना मनुष्य के अंदर जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उसके ऊपर 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। मनुष्य में एक्स गुणसूत्र पर 20 क्या पाए जाते हैं, लिंग सहलग्न जीन पाए जाते हैं। 20 लिंग सहलग्न जीन पाए जाते हैं।
जो क्या करते हैं, मतलब लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण के साथ साथ, कहने का अर्थ क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण तो करता ही है, परंतु जैसे कि ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर जो उपस्थित जीन होते हैं वो दैहिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, उसी प्रकार से लिंग गुणसूत्रों पर भी कुछ इस प्रकार के जीन होते हैं जो दैहिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है भाई, लिंग गुणसूत्र के ऊपर लिंग निर्धारण के जीन तो होते ही हैं, परंतु कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो क्या करते हैं, दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो मनुष्य में जो एक्स गुणसूत्र होता है उसके ऊपर 20 लिंग सहलग्न जीन पाए जाते हैं जो 20 प्रकार के लक्षणों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है भाई, ये था अपना जो लिंग सहलग्न जीव वंशागति है। अब इसके ऊपर देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल। पहला आता है अपना सहलग्नता, पहला आएगा अपना इसके अंदर है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं। पहला जो टॉपिक है वो अपना है वर्ण अंधता। तो वर्ण अंधता के अंदर देखिए, ये एक क्या होता है, लिंग सहलग्न रोग होता है। कई मनुष्य के अंदर देखिए, कई जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाते हैं, जैसे लाल व हरा, बाकी जो कई प्रकार के रंग होते हैं उनके मध्य क्या नहीं कर पाते, वो डिफरेंस नहीं कर पाते। परंतु ये जो लक्षण होता है वो अधिकतर किस में दिखता है कि मनुष्य के अंदर देखिए जो आँख होती है, अपनी आँख के अंदर रेटिना के अंदर कई प्रकार की क्या पाई जाती है, रंगा कोशिकाएं पाई जाती है। वो रंगा कोशिकाएं क्या करती है, मनुष्य को रंगों के अंदर विभेदन में क्या होती है, सहायक होती है। देखिए जीन जो होता है वो क्या करता है, लक्षण का निर्धारण करता है, किसी लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है भाई, आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर जीन, जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जीन होते हैं और जीन के द्वारा जो आनुवांशिक सूचना है वो किसके द्वारा भेजी जाती है, एमआरएनए के द्वारा कोशिका द्रव्य में भेजी जाती है। और एमआरएनए के बाद में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और वो जो प्रोटीन होता है वो आगे चलकर क्या करता है, विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मनुष्य का जो आंखों के द्वारा जो रंग विभेदन की क्षमता होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि मनुष्य में एक्स गुणसूत्र पर कुछ जीन पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होता है जो रंगा कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, रंगा कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। रंगा कोशिकाएं क्या होती है अभी, जो आंख के अंदर रेटिना के ऊपर कोशिकाएं पाई जाती है जो कलर को क्या करती है, डिफरेंस बताती है विभिन्न प्रकार के कलरों के अंदर। तो उसके निर्धारण कौन करता है, एक्स गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, वो जीन क्या करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं। परंतु मनुष्य के अंदर आपने देखा है कि फीमेल के अंदर तो दो क्या पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु मेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अब इसके अंदर देखिए आप कि जो फीमेल है उसके अंदर मान लीजिए दोनों क्या है, प्रभावी जो जीन है इसके, हमने क्या देखते हैं, एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, एक तो प्रभावी दूसरा है प्रभावी। अब इसके अंदर क्या है, दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी है, दोनों क्या है, प्रभावी युग्म विकल्पी। तो इसके अंदर जो मादा होगी, ये जो मादा होगी वो रंगों के अंदर क्या कर पाएगी, विभेद कर पाएगी। ठीक है भाई, और अब इसके अंदर देखते हैं नर के अंदर, अगर मान लीजिए नर के अंदर एक्स गुणसूत्र के ऊपर ये प्रभावी जीन उपस्थित है तो जो रेटिना होती है उसके अंदर क्या होता है, रंगा कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, निर्माण तो क्या हो जाता है और ये क्या करता है, रंगों में विभेद कर लेता है ये भी। ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है कि ये जो एक्स गुणसूत्र होता है इसके ऊपर जो रंगा कोशिकाओं के निर्माण करने वाले जो जीन होते हैं उनके अंदर अप्रभावी जीन क्या हो जाता है, कई बार प्रकट हो जाता है। अगर मान लीजिए जब अप्रभावी जीन अगर प्रकट हो गया तो उसकी स्थिति के अंदर मनुष्य कलर का विभेदन नहीं कर पाएगा। परंतु ये रोग हमेशा पुरुषों में होता है, ये रोग किसमें होता है, पुरुषों में होता है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि किसमें हो, महिला के अंदर हो। अब वो क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट अपना। तो देखिए अगर मान लीजिए ये अपना क्या है, एक्स गुणसूत्र है, ये महिला है, कोई महिला,
ठीक है, ये क्या है अपनी। अब इस महिला के ऊपर दोनों क्या है, प्रभावी जीन उपस्थित है, दोनों क्या है, प्रभावी जीन। प्रभावी जीनों को हम क्या किससे दर्शा रहे हैं, कैपिटल सी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, प्रभावी जीन उपस्थित है तो ये महिला कैसी होगी, सामान्य होगी। कैसी होगी, सामान्य। ठीक है, और एक कोई पुरुष है, उसके अंदर क्या है, एक ही एक्स गुणसूत्र है और उसके ऊपर क्या है, प्रभावी जीन उपस्थित है। उसके ऊपर क्या उपस्थित है, प्रभावी जीन उपस्थित है। अब देखिए मनुष्य के अंदर जो नर होता है उसके अंदर एक प्रभावी जीन है, परंतु अब मान लीजिए बाई चांस इसके ऊपर क्या आ जाए, अप्रभावी जीन आ जाए। क्या आ जाए, अप्रभावी जीन आ जाए। अगर इसके ऊपर अप्रभावी जीन आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर की जो रंगा कोशिकाओं के निर्माण करने वाले जो प्रभावी जीन थे वो क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। और उन प्रभावी जीनों की अनुपस्थिति में अपना प्रभाव कौन दर्शाता है, अप्रभावी जीन दर्शाता है। और अप्रभावी जीन रंगा कोशिकाओं का निर्माण नहीं होने देता है, जिससे जो नर होता है वो क्या हो जाता है, रोग ग्रसित हो जाता है। परंतु मादा के अंदर मान लीजिए इसके अंदर क्या होता है, दो प्रभावी जीन होते हैं। मान लीजिए एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आ भी जाए, एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आ भी जाए, तो ये जो प्रभावी जीन होता है, ये जो दूसरा प्रभावी जीन होता है वो इसके लक्षण को क्या कर देता है, दबा देता है। और जो महिला होती है वो क्या होती है, सामान्य बनी रहती है, परंतु ये वाहक हो जाती है रोग की। जो वर्णांधता होता है या कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग की ये क्या हो जाती है, वो वाहक हो जाती है। किस प्रकार से देखते हैं, अब हम एक सामान्य महिला लेते हैं, इसके अंदर जो क्या है, वर्णांधता से ग्रसित नहीं है, मतलब ये क्या है, स्वस्थ है। और एक ऐसा पुरुष लेते हैं जो क्या है, सामान्य है। ठीक है भाई, इसके अंदर भी क्या है, कैपिटल सी है। तो इनसे जो उत्पन्न होने वाली संततियां होगी वो क्या होगी, सारी की सारी सामान्य संततियां उत्पन्न होगी, उनके अंदर कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। अब हम यहाँ पर पुरुष को क्या कर लेते हैं, रोगी मान लेते हैं। पुरुष को क्या मानते हैं, रोगी मानते हैं। तो रोगी मानते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल सी। क्या आ जाएगा, स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए प्रभावी जो जीन है वो क्या हो गया, अनुपस्थित। अब इनके मध्य क्रॉस करवाइए, तो क्रॉस करवाएंगे तो पहले गैमेट बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, अपने गैमेट बनाएंगे। तो दो गैमेट बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी दो गैमेट बनेंगे। अपना ये देखिए, ये क्या है, रोगी है। अगर हम सामान्य महिला व रोगी पुरुष के मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो देखिए इनसे जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है उसके अंदर किस प्रकार का प्रभाव दिखेगा। अब देखिए इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे एक बार, तो कैपिटल सी और क्या आएगा, स्मॉल सी आ जाएगा। ठीक है, अप्रभावी जीन आ गया इसके अंदर। अब इसका एक बार इसके साथ करवाते हैं, तो कैपिटल सी आएगा यहाँ पर, और ये क्या होगा, स्वस्थ होगा। ये देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, अब इसका इसके साथ करवा दीजिए, कैपिटल सी और वाई। ठीक है भाई, कैपिटल सी। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या कंडीशन है, एक तो प्रभावी जीन है और एक क्या है, अप्रभावी जीन है। प्रभावी जीन होने के कारण अप्रभावी जीन अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकता। तो ये एक प्रभावी जीन होने के कारण, ये एक प्रभावी जीन होने के कारण इस महिला के अंदर क्या हो जाएगा, रंगा कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और ये कलर ब्लाइंडनेस को क्या कर लेगी, मतलब रंगों का विभेदन आसानी से कर लेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वाहक हो गई। परंतु ये क्या हो गई, इसकी रोग की वाहक हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक क्या है, स्मॉल सी। वाहक किस प्रकार से आगे देखेंगे हम जब वाहक महिला का क्रॉस करवाएंगे। तो इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, सामान्य पुरुष है। ये क्या है, सामान्य पुरुष। ये क्या है, वाहक महिला। ठीक है, सामान्य पुरुष किस प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक एक्स गुणसूत्र है और उस एक्स गुणसूत्र पर क्या है, प्रभावी जीन उपस्थित है, तो रंगा कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए सेम पीछे वाली कंडीशन है, एक तो क्या है, प्रभावी है और एक क्या है, अप्रभावी। तो ये क्या हो गई, वाहक हो गई। क्या हो गई, ये वाहक महिला। और एक क्या हो गया अपना, देखिए यहाँ पर ये क्या है, सामान्य पुरुष है। ये क्या है, सामान्य पुरुष। ठीक है भाई, ये क्या हो गया अपना, इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रभावी जीन उपस्थित है। अब देखिए मनुष्य में क्या होता है, जो नर होता है उसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र होता है, तो एक एक्स गुणसूत्र होने के कारण उसके अंदर क्या हो जाता है, जब उस एक एक्स गुणसूत्र के अंदर प्रभावी जीन के स्थान पर अप्रभावी जीन आ जाता है, तो वो किससे ग्रसित हो जाता है, वर्णांधता से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर रंगा कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता। तो इसके अंदर देखिए सामान्य पुरुष, तो कंडीशन देखिए 50% तो क्या हुई, वाहक महिला उत्पन्न हुई, 50% वाहक और 50% सामान्य
50% सामान्य पुरुष। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए कि जब हम एक सामान्य महिला का जो वर्णांधता से ग्रसित नहीं है, रोगी पुरुष के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं जो वर्णांधता से ग्रसित है, मतलब ये जो पुरुष होगा वो रंगों के मध्य विभेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अधिकतर जो वर्णांधता होती है वो लाल व हरे रंग के मध्य के अंदर होती है। मतलब अगर वो ये मान लीजिए बोर्ड अगर लाल रंग का है तो उस व्यक्ति को कैसे रंग का दिखेगा, हरे रंग का। अगर ये बोर्ड हरे रंग का है तो उस व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का। ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो अब नेक्स्ट अपना देखते हैं, कंडीशन चेंज कर दीजिए इसके अंदर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक वाहक महिला लेते हैं। यहां पर क्या लेंगे, वाहक महिला। वाहक महिला किस प्रकार से, क्योंकि उसके अंदर एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी। एक प्रभावी होगा कैपिटल सी, क्या होगा यहाँ पर, एक प्रभावी होगा कैपिटल सी और एक क्या होगा, अप्रभावी स्मॉल सी। ठीक है भाई। अब एक क्या लिया हमने, सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष, ठीक है, जो रोगी नहीं है। सामान्य लेंगे तो एक्स वाई, यहाँ पर कैपिटल सी होगा। ठीक है, अब देखिए इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं तो दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसके अंदर कितने बनेंगे, दो, कैपिटल सी और वाई। ठीक है, अब क्रॉस करवाइए, कैपिटल सी। ठीक है भाई, कैपिटल सी, सॉरी इसका इसके साथ करवा दीजिए, कैपिटल सी वाई। ठीक है, इसका इसके साथ करवा दीजिए, कैपिटल सी और वाई, कैपिटल सॉरी स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत इसका इसके साथ करवाएंगे, दोनों के अंदर। ठीक है, इसका इसके साथ करवा देंगे, कैपिटल सी वाई। इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल सी वाई। अब देखिए ये वाहक किस प्रकार से हुई, महिला वाहक किस प्रकार से हुई। अब इसके अंदर आप जब संततियों को देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा, ये जो पहली जो संतति है वो तो क्या है, सामान्य है। क्योंकि जो स्त्री जो उत्पन्न होती है, मतलब जो स्त्री जो शिशु उत्पन्न होता है या जो मादा शिशु उत्पन्न होती है, उस मादा शिशु के अंदर एक एक्स गुणसूत्र किससे आता है, पिता से आता है। एक एक्स गुणसूत्र किससे आता है, पिता से। और जो अपना जो नर जो शिशु उत्पन्न हुआ है उसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र कहाँ से आता है, माता से आता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये जो है वो क्या है, अपनी सामान्य मादा। ठीक है, मादा शिशु होगी। और अब ये देखिए ये भी क्या है, सामान्य है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर प्रभावी है, सामान्य मादा। अब यहाँ पर देखिए अपना ये क्या है, वाहक महिला हो गई। अब ये क्या होगी, वाहक हो गई, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रभावी और एक क्या है, अप्रभावी है। अब हमने यहाँ पर वाहक ली थी, यहाँ पर वाहक महिला ली थी। वाहक का मतलब जो रोग का क्या करे, वहन करे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर देखिए रोग का वहन हो गया, मतलब रोग क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित हुआ कौन सी पीढ़ी में, इससे अगली वाली पीढ़ी में। तो ये क्या हो गई, वाहक हो गई। यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार की होगी, वाहक मादा हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया अपना, रोगी पुरुष। ये क्या हो गया, रोगी पुरुष हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोग है वो संचरित हो गया किसके अंदर है, पुरुष के अंदर। तो ठीक है, तो अधिकांश जो ये रोग होता है वो पुरुषों में होता है और मादा इसकी क्या होती है, वाहक होती है। तो आपने क्या देखा कि एक एक्स गुणसूत्र जब किस में गया, नर शिशु के अंदर गया। कौन से वाला, अप्रभावी वाला, क्योंकि नर के अंदर एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। नर के अंदर एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण यहाँ पर आप देखिए कि जो नर है उसके अंदर एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण ये क्या होता है, अप्रभावी जो जीन अगर आ जाता है इसके अंदर तो ये अपना लक्षण दर्शाता है और रंगा कोशिकाओं का निर्माण नहीं होने देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वाई गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जो वर्ण आंद्रता या रंगा कोशिकाओं का निर्माण करने वाले जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये सिर्फ किस पर पाए जाते हैं, अपने जो एक्स गुणसूत्र होता है उसी पर पाए जाते हैं। तो इस कारण जो पुरुष है वो क्या हो गया, रोगी हो गया, क्योंकि इसके अंदर अप्रभावी जीन आ गया है। और अप्रभावी जीन को दबाने वाला इसके अंदर कोई प्रभावी जीन नहीं है, क्योंकि ये जो जीन होते हैं वो सिर्फ एक्स गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई,
तो ये क्या हो गया अपनी इसके अंदर कंडीशन देखिए, तो 50% तो क्या हो गया सामान्य, 50% सामान्य या 100% सामान्य संतति, 100% सामान्य संतति जिसके अंदर 50% तो क्या है सामान्य मादा, सामान्य पुरुष 50%। अब देखिए 25% वाहक, क्या हो गए 25% वाहक और 25% रोगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, चेंज कर देते हैं, अब वाहक महिला लेंगे और वाहक रोगी क्या लेंगे, पुरुष लेंगे। अब पुरुष यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब जो अपना वाहक महिला हो गई, अब इसको चेंज कर देते हैं तीसरी कंडीशन में, कौन हो गया अपना रोगी पुरुष, रोगी पुरुष। अगर एक वाहक महिला व रोगी पुरुष के मध्य अगर आप क्या करवा दे, क्रॉस करवा दे, अब यहाँ पर क्या आ गया, अप्रभावी जीन आ गया। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट इसका इसके साथ करवा दे तो कैपिटल सी वाई, ठीक है, इसका इसके साथ करवा दे स्मॉल सी, ध्यान दीजिएगा स्मॉल सी वाई। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे थे, हमने आपको पीछे बताया कि महिला के वर्णांध्र होने की क्या होती है, बहुत ही कम संभावना रहती है। वो संभावना जब महिला क्या हो, वर्णांध्रता से ग्रसित हो, वो ये कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, हम क्या आते हैं, जब वाहक महिला का क्रॉस किसके साथ करवा देते हैं, रोगी पुरुष के साथ, मतलब वाहक महिला व रोगी पुरुष से जो उत्पन्न होने वाली संतति होगी उसके अंदर एक कंडीशन ये रहेगी कि इनसे जो उत्पन्न होने वाली जो संतति में जो स्त्री होगी वो क्या होगी, रोगी होगी वर्णांध्रता से। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, प्रभावी है इसलिए रोग उत्पन्न नहीं होगा, परंतु क्या हो गई, वाहक होगी, परंतु क्या है, वाहक है। यहाँ पर देखिए प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन है, इसका मतलब रंगा कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, सामान्य है, ये क्या है, सामान्य, मतलब रोग ग्रसित नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या आ गए, अप्रभावी आ गए, दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर क्या आ गए, अप्रभावी। तो ये कैसा हो जाएगा अपना रोगी महिला, ये क्या हो गई, रोगी महिला, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना रोगी पुरुष, ये क्या हो गया, रोगी पुरुष, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, अप्रभावी आ गया। तो अप्रभावी आने के कारण रंगा कोशिका निर्माण नहीं हुआ और ये क्या हो गया, वर्णांध्र हो गया। ठीक है भाई, ये इसके अंदर कंडीशन देखेंगे तो 25%, 25%, 25% और ये 25%। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन पढ़ ली है। इसके अंदर तीसरी है वाहक महिला व रोगी पुरुष के मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं। तीनों को आप अलग अलग नोट करके इनका ये जो आपको बताया गया है ये सारा का सारा क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और इससे आप थ्योरी बनाकर भी लिख सकते हैं कि भाई एक वाहक महिला व एक रोगी पुरुष के मध्य क्रॉस करवाने पर जो वाहक जो उत्पन्न होने वाली संततियां होती है उसमें 25% वाहक होती है, 25% सामान्य होते हैं और रोगी कितने होते हैं, 25%। ठीक है, अगर कुल रोगी पूछे तो कितने हो गए, 50%। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछे कि महिला कितनी रोगी है तो 25% होने की संभावना है और पुरुष के रोगी होने की 25% संभावना है। तो ये आज हमने पढ़ा था वर्णांध्रता। वर्णांध्रता, इसके अंदर जो रंग उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है रोगी के अंदर, और ये अधिकांश पुरुषों में पाया जाता है, महिलाएं इसकी क्या होती है, वाहक होती है। और इसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहें तो ये एक लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। लिंग संलग्न अप्रभावी रोग मतलब लिंग गुणसूत्र पर अगर अप्रभावी जीन आ गया, यहाँ पर देखिए लिंग गुणसूत्र पर क्या आ रहा है, अप्रभावी जीन, तभी ये रोग क्या हो रहा है, अपना उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो लिंग संलग्न अप्रभावी जीन है जिसके अंदर जो नेत्र के अंदर जो रेटिना होती है उसकी रंगा कोशिका क्या होती है, अब्सेंट होती है, उसको बनाने वाले जो जीन होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। और लिंग संलग्न वंशागति आपको बता ही दिया कि लिंग गुणसूत्रों पर कुछ ऐसे जीन उपस्थित होते हैं जो दैहिक लक्षणों का भी क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। उसके अंदर एक एग्जाम्पल हमने था वर्णांध्रता, मतलब अपने जो रंग डिफरेंस करते हैं वो किस जीन के कारण करते हैं, वो जीन अपने जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके कारण हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो प्रभावी जीन होता है उसके कारण हमारे क्या होता है, रेटिना के अंदर रंगा कोशिकाओं का निर्माण होता है और हम क्या करते हैं, रंगों में विभेद करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चली गया होगा कि लिंग गुणसूत्रों पर
लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण के साथ दैहिक लक्षणों का भी क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इसके अंदर आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट इससे जो टॉपिक संबंधित है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हीमोफीलिया। और आपके इसके अंदर दो रोग और बचे हैं, एक तो है सिकल सेल एनीमिया और एक फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो वो आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।